बिहार में जो खेल हुआ उसने कौन सी कहावत को सच कर दिया, इंडियन पॉलिटिकल लीग में आपको बताएंगे। तो बिहार में वो कहावत सच हो गई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। कभी जिस भतीजे यानी चिराग पासवान के लिए चाचा यानी पशुपति पारस ने गड्ढा खोदा था, वो आज खुद उस गड्ढे में जा गिरे हैं। भतीजे का दांव ऐसा भारी पड़ा कि चाचा के हाथ कुछ नहीं लगा। चाचा के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने रामविलास पासवान के निधन के बाद किया, चिराग पासवान को किनारे करने की कोशिश करके। यानी चाचा ने जो बोया वो काटा, और अब भतीजा कह रहा है कि वक्त बलवान है। खैर, बिहार में लड़ाई दिलचस्प हो चली है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया है। वो तमाम समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान जो मुस्कुराते रहते थे, लेकिन ये अंदर ही अंदर पशुपति पारस का वो खेल बिगाड़ रहे थे। पशुपति पारस जिस हाजीपुर सीट के सपने देख रहे थे वो सपना रह गया है सिर्फ। अब पशुपति पारस का बी प्लान क्या है, अंदर खबर में आपको ये बताएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मना लिया गया ये भी समझाएंगे। तो इधर महाराष्ट्र में गजब खेल होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। राज ठाकरे की एंट्री की चर्चाएं जोरों पर है, लेकिन एमएनएस का प्लान है क्या ये आपको बताएंगे। जिस तरह से वो एनडीए के साथ शामिल होने जा रहे हैं, इसको लेकर जो एक अंदर की खबर है वो समझाएंगे। तो बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो 25 नाम है उनको लेकर मोहर लग चुकी है। ये कहा जा रहा है कि जो समीकरण है वो बिठा लिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में इन बचे हुए 25 नामों पे जिसपे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है ये आपको बताएंगे। लेकिन उन खबरों की सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, पूरा विश्लेषण जिसको शो के दौरान हम बारीकी से आपको समझाने जा रहे हैं। तो अंदर की खबर में आज आपको बताने वाले वो पॉलिटिकल खबरें जो सिर्फ और सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रही हैं चुनावों के पहले, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है कि आखिर बढ़ना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। चलिए जरा वो आपको मैं बताती हूँ। एक जिद, लेकिन चाचा कैसे एग्जिट हो गए ये आज आपको पूरा माजरा बताने वाले। दूसरी खबर जिस पर आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे वो ये है 25 भी डन है, लेकिन 25 डन का फॉर्मूला क्या तय हुआ, योगी आदित्यनाथ ने वो कौन सा मंत्र है जो बताया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे मोहर लगाई ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ अगली खबर जिस पर हम विश्लेषण करेंगे वो एनडीए के राज, यानी कि राज ठाकरे अगर एनडीए का हिस्सा होते हैं तो इससे एनडीए को कितना फायदा होगा, एमएनएस क्यों आना चाहती है एनडीए के साथ, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से बिहार की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने ये बता दिया कि आखिर बिहार में कुछ भी संभव है। बिहार को जितना समझो, जितना जानो उतना कम है। और कहा जाता है बिहार की राजनीति में कब खेल हो जाए कोई नहीं समझता। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बिहार जिसको लेकर कहा जाता है कि वहां की राजनीति को समझना बड़ा ही मुश्किल है, कब किस पल क्या हो जाए वो कोई नहीं कह सकता। देखिए ये है पशुपति पारस, जिन्होंने जो बोया वही काटा, क्योंकि यही कोशिश कर रहे थे रामविलास पासवान के निधन के बाद। इन्होंने खुद को अध्यक्ष बना लिया था, ये कोशिश कर रहे थे कि चिराग पासवान की जो राजनीति है वो खत्म कर दे। लेकिन यहाँ जो चिराग पासवान है उल्टा उसने दाव चला, और उसके बाद अब ये जो खींचतान है जो 3 साल पहले से चल रही थी, इसका नतीजा क्या हुआ, पशुपति पारस जो अकेले रह गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा, उनके एक तरह से कहे उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उनको एक भी सीट नहीं दी गई है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बिहार का वो समीकरण है जिसमें जीतन राम जी है, नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, ये तमाम मिलकर के तो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब को एक तरह से कहें कि इनका साथ नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पे एक झटका लगा है यहाँ पर पशुपति पारस को। लेकिन बिहार में ये जो झटका है इसका फायदा क्या महागठबंधन उठाने जा रहा है, जो सियासी तस्वीरें आज बिहार से निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले शुरुआत उसी के साथ। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है, और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है। इंडिया में तो ना इंसाफी होती ही है, अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। रास्ता खुला हुआ है, रास्ता किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, तो सब वही बताएंगे। ये फूके हुए कारतूस हो गए, अब इनको आप दूसरे रूप में फ्यूज बल्ब भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है और सबको अवसर देती है। न्याय नहीं हुआ, हमारा कुछ सुना नहीं गया, अनदेखी किया गया, इसलिए उन्होंने आज इस्तीफा कर दिया। पारस जी को दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल किया और एक धारा को उठा कर करके सीधे 7 समुद्र पार भिजवा दिया। हम समझते हैं कि उनको एनडीए में रहना चाहिए। उनको जो अभी समझ में आ रहा है तो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहे। एनडीए में अभी सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अंतिम दौर में है।
एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई, अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे नहले पर दहला मारा चिराग पासवान ने, और एक तरह से क्या कुछ कहा गया पशुपति पारस की ओर से जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा मैं कैबिनेट मंत्री से त्यागपत्र देता हूं। इस पर क्या कहा गया चिराग पासवान की ओर से? कहा गया भाई गठबंधन में तो कुर्बानियां देनी होती हैं, तो आपको कुर्बानी दे देनी चाहिए थी, इसमें क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं पशुपति पारस, मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन वो दिन याद दिलाते हैं चिराग पासवान कि कैसे उनके साथ भी नाइंसाफी हुई थी। वो साफ तौर पे बात कह रहे हैं कि भाई गठबंधन में तो हमें कुछ सोचना भी पड़ता है। एलजेपी और जेडीयू ने भी अपनी एक सीटें कम कर दी हैं, तो इसमें नाइंसाफी की तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए के साथ पूरी वफादारी के साथ रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। लेकिन वफादारी अपने घर के प्रति क्यों नहीं दिखाई थी, उसकी याद दिला रहे हैं चिराग पासवान। समय ने ताकत दिखा दी है, न्याय की जीत हुई है। वो ये कह रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है, वो न्याय जिसका इंतजार चिराग पासवान कर रहे थे। पार्टी नेताओं से बात करके फैसला लूंगा। इसके बाद भी एक तरह से कहें कि पशुपति पारस अभी भी एक राह दिखाते हुए नजर आते हैं कि भाई नहीं, पार्टी के लोग मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। इसके बाद याद दिला रहे चिराग पासवान कि पिता के बाद चाचा के घर के मुखिया तो आप थे, आपकी जिम्मेदारी थी घर को, पार्टी को एकजुट करने की, लेकिन आपने तो खेल कर दिया। ये तमाम वो चीजें जो इस वक्त खींचतान के तौर पर देखने को मिल रही, लेकिन आज की ये खींचतान नहीं है, बल्कि ये खींचतान पुरानी है। अब आप समझिए ये जो पूरी खींचतान की कहानी है, ये कहां से शुरू हुई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप ही समझ होंगे लोकसभा चुनावों में ऐसा हुआ, एक सीट नहीं मिली इसलिए नाराज हो गए पशुपति पारस, बल्कि ऐसा था ही नहीं। ये जो पूरी खेल की कहानी है, ये 3 साल पहले उस वक्त से शुरू हुई जब रामविलास पासवान का निधन हुआ। उसके बाद से चाचा भतीजे के बीच जबरदस्त जंग हो गई, इतनी जंग हो गई कि दोनों ने अलग अलग पार्टियां ही कर ली। रामविलास पासवान के निधन के बाद एक तरह से कहें पूरी जिम्मेदारी पार्टी को एक करने की किसके कंधों पर थी? पशुपति पारस की। लेकिन पशुपति पारस ने चिराग पासवान को किनारे करके खुद को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, बिना किसी से कुछ कहे हुए, 5 सांसदों को अपने साथ लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि मैं ही हूँ राजनीतिक वारिस, चिराग पासवान तो सिर्फ संपत्ति के हकदार है, राजनीतिक वारिस तो रामविलास पासवान का सिर्फ मैं हूं। वो ये बता रहे हैं। चिराग को पार्टी में साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की गई 3 साल पहले पशुपति पारस की ओर से। चिराग ने चाचा को इसके बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हाजीपुर सीट को लेकर के क्यों खेल बिगड़ा? इसीलिए बिगड़ा क्योंकि पशुपति पारस ये कहते हैं कि नहीं, ये तो रामविलास पासवान की सीट थी, हक तो मेरा ही है। कैसे हक जता रहे हैं ये चिराग पासवान, और फिर इसी के बाद यहां से वो लड़ाई शुरू हुई है जो देखने को मिल रही है अब हर तरफ। और ये बता रहे हैं कि बिहार में किस तरह से एक बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन बिहार का ये जो खेल है, ये क्या एक तरह से कहें कि एनडीए के लिए फायदेमंद होगा, महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगा, क्या होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जिसने बिहार की नब्ज पकड़ ली, दिल्ली उसके लिए दूर नहीं है। बीजेपी ने भी बिहार की नब्ज टटोलते हुए जेडीयू, हम और चिराग की पार्टी एलजेपी आर के साथ सियासी गणित बैठा लिया है। बीजेपी ने चिराग के चाचा पशुपति पारस को लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी, जबकि उनके भतीजे चिराग पासवान को 5 सीटें दी, जिससे पशुपति पारस ने बगावत की राह पकड़ ली। न्याय नहीं हुआ, हमारा कुछ सुना नहीं गया, अनदेखी किया गया। पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही एनडीए से अलग होने के लिए नया सहारा तलाश रहे हैं। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति पारस के बगावती सुर को देखते हुए एनडीए की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं। बिहार बीजेपी सहित एनडीए के कई दिग्गज उन्हें एनडीए का हिस्सा बने रहने के लिए मना कर रहे हैं। अवसर बदलता है, मिलता है, सम्मान सबका होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको लेके चलते हैं और सभी सहयोगों को उचित सम्मान उचित समय पर देते हैं। माननीय पशुपति पारस जी एनडीए के एक अभिभावक के तौर पर थे, सम्मानित नेता हैं।
और हम समझते हैं कि उनको एनडीए में रहना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी का नाम नहीं आया, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुछ बातें होंगी और किसी तरह से होंगे, और हमको जो अभी समझ में आ रहा है कि एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेंगे। उधर पशुपति पारस के बगावती सुर को देखते हुए महागठबंधन में भी हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन के कुछ नेता पशुपति को फूका हुआ कारतूस बता रहे हैं। ये फूके हुए कारतूस हो गए, अब इनको आप दूसरे रूप में फ्यूज बल्ब भी कह सकते हैं। अब तो इनके हाथ में चंपरास का डब्बा दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई चंपरास वगैरह है नहीं। तो कुछ नेता उन्हें लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। खबर यहाँ तक है कि पशुपति पारस आरजेडी प्रमुख लालू यादव के संपर्क में है। भाजपा तो अपने सहयोगियों को नकार देता है। पारस जी को दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल किया, लोजपा को 2 टुकड़ों में तब्दील किया और एक धड़ा को उठा कर करके सीधे 7 समुंदर पार भिगवा दिया, और एक को पकड़ कर करके रखना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करती है। पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर अहम की लड़ाई बन गई थी। पशुपति किसी भी हाल में हाजीपुर सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि चिराग पासवान भी सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल चिराग के पिता रामविलास पासवान हाजीपुर से 8 बार सांसद रह चुके थे। यहाँ करीब 19.65% आबादी SC/ST वर्ग की है, जिसमें करीब 5.31% आबादी पासवान समाज की है। यानी चाचा भतीजे में से जो भी यहाँ से लड़ा, उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। आज उन्हीं के परिवार से माननीय चिराग पासवान जी, जिनके पिताजी के जाने के बाद उनको अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन इनको अवसर देते रह गया पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों का सम्मान करती है, नए लोगों का भी स्वागत करती है, नए लोगों को भी अवसर देती है। बिहार में RLJP चीफ पशुपति पारस के एनडीए से अलग होने पर क्या असर पड़ेगा, ये तो 24 चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन बीजेपी के इस फैसले से जेडीयू ने अभी से अपना हाथ खींच लिया है। जेडीयू कहना है कि सीट बंटवारे में उनका कोई हाथ नहीं है, यानी जेडीयू इस विवाद से सीधे किनारा करना चाह रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पशुपति पारस के अलग होने से एनडीए को कोई नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।